नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको घटनासार के वार्षिक करंट अफेयर में। आज हमारा इस लेक्चर सीरीज का 23वां लेक्चर है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला टॉपिक कौन सा है। पहला टॉपिक है देश का 5वां सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात के साणंद में स्थापित किया जा रहा है। इसे ये देश का 5वां सेमीकंडक्टर प्लांट होगा, जिसे देश की साइंस सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है। इसे हमारी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 सितंबर 2024 की बैठक में मंजूरी प्रदान कर दी है। इसकी प्रस्तावित लागत राशि कितनी होगी? 3300 करोड़ रुपए। और यह अपनी उत्पादन क्षमता में 60 लाख चिप प्रतिदिन उत्पादन करेगी। इस चिप का उपयोग कहाँ होगा? तो ये औद्योगिक इंडस्ट्री में होगा, ऑटोमेटिव वाहनों में होगा, इलेक्ट्रॉनिक वाहन में होगा, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक में होगा, दूरसंचार, मोबाइल फोन आदि क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाएगा और उनकी जरूरतों को पूरा करेगी। यह साणंद में साइंस सेमीकॉन का यह प्लांट देश में सेमीकंडक्टर का 5वां तथा गुजरात में ही ये चौथा प्लांट है। एक अन्य इकाई असम के मौरी गांव में स्थापित की जा रही है। तो अभी तक 5वां ये प्लांट है, जिसमें 4 गुजरात में जबकि एक असम में स्थापित किया जा रहा है। असम में कहा? मौरीगांव में। पहले से स्वीकृत जो 4 इकाई हैं, उनमें से 3 गुजरात में ही स्थापित की जा रही हैं। इनमें से एक अमेरिकी कंपनी जिसका नाम है माइक्रोन के द्वारा साणंद में ही स्थापित की जा रही है, जबकि एक अन्य की स्थापना टाटा समूह द्वारा अहमदाबाद में ही धौलेरा में की जा रही है। तो एक कंपनी का स्थापना कौन कर रही है? अमेरिका की कंपनी है माइक्रोन। वह स्थापित कर रही है कहाँ? अहमदाबाद में ही। और अहमदाबाद के कहाँ? साणंद में। और जबकि दूसरी टाटा कंपनी के द्वारा या टाटा समूह के द्वारा अहमदाबाद में ही, अहमदाबाद जिले में स्थान कौन सा है? धौलेरा। साणंद में ही एक अन्य इकाई की स्थापना सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन द्वारा की जा रही है। इन 4 इकाइयों में ही लगभग एक 1.50 लाख करोड़ का निवेश आने का सरकार का अनुमान है तथा इनकी संचयी क्षमता लगभग 7 करोड़ चिप प्रतिदिन होगी। जो 4 कंपनी है ना, जो गुजरात में बन रही हैं, उनमें से 3 तो अहमदाबाद में ही बन रही हैं। ओवरऑल गुजरात में 4 बन रही हैं, जिनमें से 3 अहमदाबाद में। उनकी लागत की बात की जाए, जो 4 गुजरात में बन रही हैं, तो इनमें निवेश आने की संभावना है लगभग 1.50 लाख करोड़ रुपया। और यह इनकी उत्पादन क्षमता, टोटल उत्पादन क्षमता 7 करोड़ चिप प्रतिदिन होगी और 60 लाख प्रतिदिन यही जो 5वां सेमीकंडक्टर प्लांट साइंस सेमीकॉन के द्वारा बनाया जा रहा उसकी होगी। अगला टॉपिक है देश के सबसे बड़े एवं गहरे पानी वाले बधावन पोर्ट का शिलान्यास। तो ये कहाँ बन रहा है? ये महाराष्ट्र के पालघर जिले में देश के नए प्रस्तावित बधावन बंदरगाह का शिलान्यास हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कब? 30 अगस्त 2024 को की है। इसका शिलान्यास कर दिया है। इसकी लागत की बात की जाए, अनुमानित लागत होगी 76,220 करोड़ रुपए। यह देश का बड़ा व गहरे पानी वाला बंदरगाह केंद्र की महत्वाकांक्षी सागरमाला परियोजना का ही एक भाग है। यह जो बड़ा बंदरगाह है, मेजर पोर्ट है। पोर्ट 2 प्रकार के होते हैं, माइनर पोर्ट और मेजर पोर्ट। मेजर पोर्ट केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं और माइनर पोर्ट राज्य सरकार के अंतर्गत। तो यह एक मेजर पोर्ट है जो सागरमाला परियोजना का ही एक भाग है, जो देश की लॉजिस्टिक व्यवस्था में व्यापक सुधार लाकर अंतरराष्ट्रीय व्यापार व रोजगार को बढ़ावा देगा। यह मुंबई से लगभग 150 किलोमीटर दूर पालघर जिले के दहानू शहर के निकट विकसित किया जा रहा है। रावण ग्रीनफील्ड बंदरगाह देश का 14वां प्रमुख बंदरगाह होगा, जो नए प्रस्तावित अफ्रीका वो भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा व अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा का भी एक हिस्सा है। जो ये बधावन पोर्ट बनाया जा रहा है, ये हमारा एक कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं 2। एक है भारत मध्य पूर्व यूरोप गलियारा, जो कहां से? भारत से होते हुए मध्य एशिया, उसके बाद
यूरोप तक जाएगा। दूसरा है अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण गलियारा, इसको साथ ये जोड़ेगा और यह देश का 14वां प्रमुख बंदरगाह है। तो अब मेजर पोर्ट कितने हो गए हमारे देश में? 14 मेजर पोर्ट 14 हो चुके हैं। माइनर पोर्ट तो बहुत ज्यादा है। अंतरराष्ट्रीय शिपिंग मार्गों को यह सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। जो भी अंतरराष्ट्रीय शिपिंग मार्ग होते हैं उनको यह कनेक्टिविटी जुड़ाव प्रदान करेगा। ये पारगमन समय व लागत को कम रखते हुए गहरे ड्राफ्ट प्रदान कर यह अत्याधुनिक बंदरगाह ऐसे अल्ट्रा बड़े जहाजों को ठहरने की सुविधा भी प्रदान करेगा जो देश के किसी अन्य बंदरगाह पर उपलब्ध नहीं होते। तो ये बड़े बड़े जहाजों जो अल्ट्रा हैं बहुत बड़े बड़े उनको भी ठहरने की व्यवस्था यहाँ पर होगी, जो हमारे यहाँ अभी साधारण तौर पर किसी बंदरगाह में है नहीं। बधावन बंदरगाह का पहला चरण 2029 तथा दूसरा चरण 2039 तक पूरा होने की आशा है। पूरा होने के पश्चात यह विश्व के 10 सर्वश्रेष्ठ बंदरगाहों में से एक होगा। तो यह ऑब्वियसली हमारे भारत का नंबर 1 बंदरगाह होगा बड़ा बड़े के आधार पर। इस बंदरगाह में 9 कंटेनर टर्मिनल बनाने की योजना है। इसमें प्रत्येक टर्मिनल 1000 मीटर लंबा होगा। बंदरगाह का निर्माण एक संयुक्त उद्यम द्वारा किया जाएगा जिसमें जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण व महाराष्ट्र समुद्री बोर्ड की हिस्सेदारी क्रमशः 74 व 26% होगी। तो टोटल 100% में से 74% साझेदारी होगी जवाहर नेहरू बंदरगाह की और 26% महाराष्ट्र समुद्री बोर्ड की। बंदरगाह से बड़ी मात्रा में रोजगार के अवसर सृजित होने का अनुमान है, जिसमें 12 लाख प्रत्यक्ष नौकरियां व लगभग 1 करोड़ अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। तो ये बहुत मात्रा में रोजगार प्रदान करेगा भारत को। अगला टॉपिक है ग्रेट निकोबार द्वीप की गैलेथिया बे को देश के 13वें बंदरगाह का दर्जा प्रदान किया गया। 14 कौन हो गया? 14 कौन सा होगा? ये बधावन वाला। बधावन होगा 14वां। 14वां होगा बधावन। और ये जो गैलेथिया बे में जो बंदरगाह बनाया जा रहा है उसको 13वां प्रमुख बंदरगाह का दर्जा मिल गया है। बंगाल की खाड़ी में ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित गैलेथिया खाड़ी में मेगा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट को 6 सितंबर 2024 को आधिकारिक रूप से 13वां प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया। आप ये गैलेथिया बे या गैलेथिया खाड़ी कहाँ पर है? ग्रेट ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में अर्थात अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये स्थित है या बंगाल की खाड़ी में। इसे ही 13वां प्रमुख बंदरगाह का दर्जा प्रदान कर दिया है। गैलेथिया बे में स्थित इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट में 20 मीटर का प्राकृतिक ड्राफ्ट है जो इसको अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण बड़े जहाजों को समायोजित करने में क्षमता प्रदान करता है। यह बंदरगाह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण शिपिंग मार्गों जो शिपिंग मार्ग होते हैं ना उनमें से एक मलक्का जलडमरू मध्य से 40 समुद्री मील की दूरी पर स्थित है। जो विश्व के महत्वपूर्ण जहाज मार्ग हैं वो उनमें से एक है मलक्का। ये मलक्का से 40 समुद्री मील दूरी पर स्थित है, इसलिए ये और महत्वपूर्ण हो जाता है बंदरगाह। कोरोमंडल तट पर स्थित कामराज बंदरगाह देश का 12वां प्रमुख बंदरगाह है। तो 12वां कौन सा हो गया? ये कोरोमंडल तट पर स्थित है जिसका नाम है कामराज बंदरगाह। तो तमिलनाडु में कितने दो बंदरगाह होंगे? एक तो चेन्नई पोर्ट हो गया और दूसरा हो गया कामराज बंदरगाह। और ये जो कामराज बंदरगाह है ये देश का 12वां बंदरगाह होगा। 13वां होगा ये गैलिथिया बे वाला और 14वां होगा बधावन पोर्ट। तो हमने 12, 13 और 14वां मेजर पोर्ट के बारे में जाना भी। अगला टॉपिक है दुग्ध सहकारिता में व्यापक वृद्धि हेतु श्वेत क्रांति 2.0 को लॉन्च किया गया। दुग्ध सहकारी क्षेत्र में व्यापक बदलाव की दिशा में पहल करते हुए श्वेत क्रांति 2.0
की शुरुआत केंद्रीय गृह एवं सहकारी मंत्री अमित शाह व डेयरी एवं पंचायत राज मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने 19 सितंबर 2024 को दिल्ली में की। तो व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 का उद्घाटन किसने किया है? अमित शाह, जिसके पास गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय है। और उसके साथ साथ हमारे पंचायती राज मंत्री जिनका नाम है राजू रंजन या उर्फ लल्लन सिंह, दोनों ने मिलकर इसका उद्घाटन किया है। इसमें 4 प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसमें महिला किसानों को सशक्त बनाना, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना। जो 4 प्रमुख क्षेत्र हैं उनमें 2 ये हैं, महिलाओं किसानों को सशक्त बनाएंगे और दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी की जाएगी। श्वेत क्रांति 2.0 के तहत सरकार का लक्ष्य डेयरी सहकारी समितियों द्वारा अगले 5 वर्ष में दुग्ध की खरीद 660 लाख प्रतिदिन से बढ़ाकर 1000 लाख लीटर प्रतिदिन करना है। अभी जो हमारी सहकारिताओं के द्वारा जो दूध खरीदा जाता है 660 लाख प्रतिदिन है, लेकिन इसका लक्ष्य रखा गया कि हम अगले 5 साल में इस 660 से बढ़ाकर कितना कर देंगे, 1000 लाख टन प्रतिदिन। इसने किसानों व गोपालकों की आजीविका में उल्लेखनीय वृद्धि होगा। इसकी वजह से जब हम इतना 1000 लाख टन प्रतिदिन दूध खरीदेंगे तो इससे निश्चित ही जो किसान है और गोपालक या पशुपालक है उनकी आमदनी होगी। इससे उल्लेखनीय वृद्धि होगी उनकी आर्थिक व्यवस्था में। सहकारी क्षेत्र का विस्तार भी इससे होगा। वर्तमान 1 लाख जिला सहकारी समितियां, बहुउद्देशीय जिला सहकारी समितियों व बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियों एमपेक्स की स्थापना उन सुदृढ़ीकरण योजना में शामिल है जिन्हें आवश्यक बुनियादी ढांचे के साथ दूध मार्गों से जोड़ा जाएगा। तो ये बहुत सारी समितियां हैं जो इसके तहत काम कर रही हैं। इस पहल के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अपने स्वयं के संसाधनों से इस पहल को वित्त पोषित करेगा। तो वित्त पोषण की जिम्मेदारी किसने ली? एनडीडीबी अर्थात राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने। इसके लिए 1000 एमपेक्स बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को 40,000 प्रति एमपेक्स डेयरी विकास बोर्ड द्वारा प्रदान करने की घोषणा की गई है। जो हमारे ये मंत्री कौन है? सहकारी मंत्री अमित शाह ने इसकी घोषणा की है। कितने? 1000 एमपेक्स को 40,000 प्रति एमपेक्स डेयरी विकास बोर्ड को ये 40,000 रुपए प्रदान किया जाएगा। अगला टॉपिक है अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वे 2021-22। ये 10 अक्टूबर 2024 को नाबार्ड राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक नाबार्ड ने अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वे 2021-22 जारी किया है। यह सर्वे 1 लाख ग्रामीण परिवारों के सर्वेक्षण के आधार पर प्राथमिक डेटा प्रदान करता है। सर्वे में औसत मासिक आय, बचत खर्च, भूमि जोत आकार आदि का अनुमान बताया गया है। जो इस सर्वे किया गया है इसमें मासिक आय हमारी कितनी है और बचत कितना हो रहा, खर्च कितना हो रहा, भूमि का जोत आकार कितना है आदि का इसमें आंकड़े प्रदान किए हैं। सर्वे के अनुसार ग्रामीण परिवारों की मासिक आय 2000 ग्रामीण परिवारों की मासिक आय की बात की जाए तो 2016-17 के अनुसार 8,059 रुपए से बढ़कर 2021-22 में 12,698 हो गई। कब की है? 2016 और 17 में कितनी थी? 8,059, जबकि 2021-22 में 12,698 हो गई है। यानी 2016 की तुलना में 57.6% की बढ़ोतरी की गई। परिवारों की वार्षिक औसत वित्तीय बचत 2016-17 से लेकर 2021-22 के दौरान 9104 से बढ़कर कितनी हो गई? 13,209। ये वार्षिक बचत की बात की जा रही है। जो 2016-17 में थी कितनी? 9104 और 2021-22 में होगी 13,209। इसके मामले में शीर्ष राज्य जो इस बचत को बढ़ाया उनमें उत्तराखंड 93%, उत्तर प्रदेश 83% और झारखंड 83% के साथ टॉप पर है। जो सबसे ज्यादा बचत कर रहे हैं उनमें उत्तराखंड पहले स्थान पर है।
दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश और तीसरे स्थान पर झारखंड। तो यदि यूपी का पेपर दे रहे हैं तो ये सेकंड स्थान है इसका, इसको याद रखना। यदि आप उत्तराखंड का दे रहे हैं तो इसको याद रखना। यदि झारखंड का दे रहे हैं तो इसको याद रखना। ये थर्ड पर है झारखंड। लेकिन ओवरऑल कहीं का भी पेपर दें तो 1 2 3 तो याद रहना ही चाहिए। वर्ष 2016-17 में ग्रामीण परिवार महीने में 6646 रुपए औसतन खर्च कर रहे थे, जो 2021-22 में 11,262 हो गया। जो हम मतलब हमारा ग्रामीण परिवार 2016-17 में 6646 रुपए खर्च कर रहा था, अब जाकर 2021-22 की बात की जा रही 1162 रुपए खर्च कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार 2016-17 में जहां औसत खेती के लिए भूमि जोत 1.08 हेक्टेयर थी, वहीं 2021-22 में घटकर 0.74 हेक्टेयर ही रह गई है। इसकी जो कमी कितनी है तो 31% इसमें कमी की है। वो क्यों कमी हुई है? क्योंकि हमारे परिवार विखंडित होते जा रहे हैं। इसके चलते जमीनों का भी बंटवारा होता है। इसके लिए जो हमारी पहले औसत भूमि जोत हेक्टेयर था वो ज्यादा था और 2021-22 में कम हो गया है। रिपोर्ट के अनुसार किसान क्रेडिट कार्ड योजना का विस्तार हुआ है। किसान क्रेडिट कार्ड की औसत 10.5% से बढ़कर 44.1% हो गई है। इसमें 36.6% की बढ़ोतरी की गई है। सर्वे के अनुसार ग्रामीण परिवार में बीमा कवरेज 2016-17 के 25.5% से बढ़कर 80.3% हो गया। जो हम पहले बीमा बीमा पहले 2016-17 में केवल 25.5% लोग करा रहे थे, 80% लोग बीमा कवर करवा रहे हैं। सर्वे में ग्रामीण परिवारों में सॉरी सर्वे में ग्रामीण ग्रामीण परिवारों में वित्तीय साक्षरता दर पर भी प्रकाश डाला है। 2016-17 में वित्तीय साक्षरता 33.9% थी, जो अब जाकर 2021-22 में 51% हो गई। मतलब हमारी वित्तीय क्षेत्र में कितनी समझ बढ़ रही है उसकी बात की जा रही है। ये प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना और किसानोन्नति योजना को भी मंजूरी प्रदान की गई है। देख लेते हैं इसके बारे में, कृषि विकास योजना और किसानोन्नति योजना की। किसानों की आमदनी बढ़ाने और मध्य वर्ग की खाद्य सुरक्षा के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और किसानोन्नति योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है। तो इसका लक्ष्य उद्देश्य क्या है? किसानों की आमदनी बढ़ाना और मध्य वर्ग में जो खाद्य सुरक्षा की प्रॉब्लम होती है उसको दूर करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इन दोनों योजनाओं पर कुल 1,01,321 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनकी अध्यक्षता में हुई 3 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया था। कब निर्णय लिया गया इसका कोई मतलब नहीं है। ये पूछा जा सकता है ये लॉन्च कब की गई? 3 अक्टूबर 2024 को। प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देगा। जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होती है ना, सतत कृषि, उसको बढ़ावा देगा। जबकि केवाई खाद्य सुरक्षा व कृषि आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त करने में सहयोग करेगा। दोनों योजनाओं में अलग अलग योजना भी है। जो 2 योजनाएं हैं उनकी 9 योजना ही अलग अलग है जो उसके अंतर्गत काम करेंगे। कुल प्रस्तावित व्यय में से जो 1,01,000 कुछ है, उसके प्रस्तावित व्यय में से कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के केंद्रीय हिस्से का व्यय 69,088.98 करोड़ है। इनमें से राज्यों का हिस्सा 32,332.63 करोड़ है। हमें इस आंकड़े याद करने ही नहीं। इसे लॉन्च किसने किया ये जानना जरूरी है। इसकी डेट भी याद रखना जरूरी है और योजना का नाम क्या है वो जरूरी है। इसमें कृषि विकास के लिए 97,074 करोड़ रुपए व कृषि योजना के लिए 44,246 करोड़ रुपए शामिल है। जो टोटल हमने 1,01,000
कुछ हजार करोड़ रुपए का खर्च किया है, तो कृषि विकास योजना के लिए 57,000 करोड़, जबकि किशोन्नति योजना के लिए 44,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए हैं। तो आप इतना ध्यान रखना, किशोन्नति योजना के लिए कम, जबकि कृषि विकास योजना के लिए ज्यादा। एक है 50 से ज्यादा, 50+ है, और एक है 50-। दोनों योजनाएं राज्य कार्यान्वित करेगा, और क्रियान्वयन कौन करेगा? स्टेट इन दोनों योजनाओं का क्रियान्वयन करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा। अगला टॉपिक है, सरकार ने खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन तिलहन को मंजूरी प्रदान की। इस मिशन को याद रखना, नेशनल मिशन ऑयल। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में 3 अक्टूबर 2024 को हुई, जब ये कृषि नीति योजना और कृषि विकास योजना को मंजूरी प्रदान की थी। उसी समय 3 अक्टूबर 2024 को कैबिनेट की बैठक में खाद्य तेल तिलहन पर राष्ट्रीय मिशन को मंजूरी प्रदान की है। मिशन का लक्ष्य तिलहन उत्पादन में 7 वर्षों में आत्मनिर्भरता को बनाना है। जो अभी हम इंपोर्ट कर रहे हैं खाद्य तेल को, उसको अगले 7 वर्षों में आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि हम इंपोर्ट ना करें और नेट एक्सपोर्टर बन जाएं। इसका उद्देश्य ये है। यह मिशन कब से कब तक लागू होगा? तो यह 2025 से 2024-25 से 2030-31 तक 7 वर्षों की अवधि में क्रियान्वित किया जाएगा, जिसकी वित्तीय परिव्यय 10,103 करोड़ रुपए है। इसका वित्त पोषण कितना है? 10,103 करोड़ रुपए। इस मिशन का लक्ष्य प्राथमिक तिलहन उत्पादन को 39 मिलियन टन से बढ़ाकर 2030-31 तक 69 मिलियन टन करना है। तो 7 वर्षों का लक्ष्य रखा गया है। जो अभी हमारा कितना उत्पादन हो रहा है? लगभग 39 मिलियन टन, और इसको बढ़ाकर कितना करना? 69 मिलियन टन। इसका उद्देश्य मुख्य प्राथमिक तिलहन फसलों में, जैसे रेपसीड सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी और तिल के उत्पादन को बढ़ाना है। जो मुख्य फसलें इसमें दी गई हैं, इसको याद रखना, कौन कौन सी फसलों पर फोकस किया जा रहा है। साथ ही कपास के बीज, चावल की भूसी और वृक्ष जनित तेलों जैसे द्वितीय स्रोतों से संग्रह और निष्कर्षण दक्षता को भी बढ़ाना है। इसमें और अन्य जो खाद्य फसलें होती हैं, उनके अलावा जैसे कपास के द्वारा तेल का उत्पादन, और वृक्षों के द्वारा जो तेल उत्पादन होता है, और चावल की भूसी के द्वारा जो तेल उत्पादन होता है, इनके निष्कर्षण पर भी फोकस किया गया है, ताकि इनकी दक्षता बढ़ाई जा सके। गुणवत्तापूर्ण बीजों की समय पर उपलब्ध सुनिश्चित करने के लिए बीज प्रमाणीकरण, पता लगाने और समग्र सूची पोर्टल के माध्यम से एक ऑनलाइन 5 वर्षीय रोलिंग बीज योजना शुरू करेगा। इसी के तहत एक योजना और शुरू की जाएगी, जो 5 वर्ष के लिए होगी, और ये योजना साथी पोर्टल के जरिए ऑनलाइन रूप से की जाएगी। इसका उद्देश्य तिलहन की खेती को अतिरिक्त 40 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाना है। इसमें एक तो हमारा उत्पादन बढ़ाना, और उसके क्षेत्रफल को बढ़ाना है। क्षेत्रफल अतिरिक्त कितना कर देना, जो अभी है उसके 40 लाख हेक्टेयर और बढ़ा देना है तिलहन के क्षेत्र में। बीज उत्पादन के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में 65 नए बीज केंद्र और 50 बीज भंडारण इकाइयां स्थापित की जाएंगी। देश आयात पर बहुत अधिक निर्भर है, क्योंकि अभी खाद्य तेल है ना, बहुत हद तक हम भारत को इंपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि अभी तो हमारी खाद्य जरूरतें पूरी होती हैं खाद्य तेल की। जो खाद्य तेल की घरेलू मांग का 57% है। जो हम इंपोर्ट करते हैं, जो हमारी खाद्य तेल की जरूरतें हैं, उसका 57% हम इंपोर्ट आयात करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा मांग है और उत्पादन बहुत कम है। ऑयल पॉम अर्थात ऑयल नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल ऑयल पॉम के साथ मिलकर मिशन का लक्ष्य 2030-31 तक घरेलू खाद्य तेल उत्पादन को 25.4 मिलियन टन तक बढ़ाना है। किसको? 2030-31 तक जो ऑयल पाम को है ना,
इसके उत्पादन को भी बढ़ाना एक उद्देश्य है। इसके लिए एक अलग मिशन चलाया गया है, पाम का ऑयल मिशन। इसके लिए 25.4 मिलियन टन तक इसको उत्पादन को बढ़ाना है, जो हमारी अनुमानित घरेलू आवश्यकता का लगभग 72% करता है। मतलब सबसे ज्यादा कंजप्शन हमारे देश में होता है तो किस चीज का होता है? ऑयल पाम का। भारत सरकार ने 2021 में देश के ऑयल पाम की खेती को बढ़ावा देने के लिए 11,000 करोड़ रुपए के परवे के साथ राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की। ये ऑयल पाम मिशन है वो एडिबल, जो अभी हम पढ़ रहे थे ना इसके ऊपर जो टॉपिक था, एडिबल, सॉरी, एडिबल मतलब खाद्य तेल मिशन था। ये अलग से मिशन है ऑयल पाम के लिए, और खाद्य तेल के लिए अलग से मिशन है। उसके लिए अलग से हमने वित्त प्रदान किया है, इसके लिए अलग से। ऑयल पाम को उत्पादन क्षमता कितनी बढ़ानी है? 25.45 टन, जबकि उसकी कितनी बढ़ानी थी एडिबल ऑयल की? 69.7 मिलियन टन। अगला टॉपिक है टाटा स्टील की भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस चालू की गई है। तो इसे कहाँ चालू किया गया? टाटा स्टील ने उड़ीसा में कलिंग नगर सुविधा में भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस को सफलतापूर्वक चालू कर दिया गया, जो स्टील सेक्टर के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी। यह परियोजना 27,000 करोड़ रुपए के कुल निवेश से जुड़े दूसरे चरण के विस्तार का हिस्सा है, जिससे प्लांट की क्षमता 3 मिलियन टन प्रति वर्ष से बढ़कर 8 मिलियन टन प्रति वर्ष हो जाए। नई सुविधा को ऑटोमेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर, शिप बिल्डिंग, डिफेंस और ऑयल एंड गैस सहित विभिन्न उद्योगों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए डिजाइन किया है। इससे तेज और गैस, तेल नहीं, तेज नहीं, तेल और गैस लिफ्टिंग और उत्खनन तथा निर्माण जैसे क्षेत्रों को भी लाभ मिलेगा। इसका विस्तार की बात की जाए तो इसके विस्तार के साथ उड़ीसा का भारत में टाटा स्टील के लिए सबसे बड़ा निवेश केंद्र बन गया है, जिसमें विगत एक दशक में कुल निवेश 1 लाख करोड़ से अधिक हो गया है। नई चालू की गई ब्लास्ट फर्नेस की क्षमता 5870 मीटर क्यूब और इसमें दक्षता और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ाने के उद्देश्य से अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग भी किया गया है। जो ये ब्लास्ट फर्नेस कहाँ, इसका इस प्लांट को चालू किया गया है, तो इसको चालू उड़ीसा के कलिंग नगर में। ये सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस प्लांट होगा। ये बनाया किसके द्वारा जा रहा है? टाटा स्टील के द्वारा। और ये पर्यावरण समर फोकस करेगी, क्योंकि ये अत्याधुनिक रूप से तकनीकों का उपयोग करेगी, तो पर्यावरण संरक्षण पर भी ध्यान देगी और दक्षता पर भी ध्यान देगी। और इसकी क्षमता 5870 मीट्रिक क्यूब है। अगला टॉपिक है हमारा केंद्रीय बजट 2024। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो देखते हैं इसके बारे में। वित्त वर्ष 2024 के लिए केंद्र सरकार का बजट किसने? वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई 2024 को संसद में प्रस्तुत किया। डेट याद रख सकते हैं, 23 जुलाई को ये से प्रस्तुत किया गया था। इससे पूर्व 2024-25 के लिए 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट पेश किया गया था। तो अंतरिम बजट कब पेश किया गया था? 1 फरवरी 2024 को। उसके बाद जब नई गवर्नमेंट बनी तो उसके साथ साथ जो तीसरी मोदी मोदी 3.0 गवर्नमेंट बनी, तो 23 जुलाई को पूर्ण बजट पेश किया गया, जो 4 माह के खर्च चलाने के लिए था। जो अंतरिम बजट था ना, वो 4 माह के लिए था, और ये जो पूर्ण बजट 23 जुलाई को पेश किया गया, ये संपूर्ण वर्ष के लिए है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत यह रिकॉर्ड 7वां केंद्रीय बजट है, एक अंतरिम बजट सहित। तथा इस मामले में मोरारजी देसाई लगातार 6 बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा। तो निर्मला सीतारमण ऐसा करने वाली पहली वित्त मंत्री बन गई जिसने लगातार 7वीं बार बजट पेश किया है। हालांकि ये 7वां अंतरिम बजट सहित बात की जा रही है। उसके पहले मोरारजी देसाई थी, जिन्होंने लगातार 6 बार बजट प्रस्तुत किया था। कुल मिलाकर सर्वाधिक 10 बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के नाम ही है। लगातार 6 बार किया था मोरारजी देसाई ने, और
ओवरऑल उन्होंने 10 बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया है। अंतरिम बजट में 4 समूह गरीब, महिला, युवा, अन्नदाता पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इसी के लिए सरकार की पहलों का उल्लेख अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने किया था। जो अब अंतरिम बजट 1 फरवरी 2024 को पेश किया था, उसमें मुख्य विषय थे गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता। इसके साथ ही विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 9 प्राथमिकताओं की परिकल्पना नए बजट में की गई है। सबके लिए भरपूर अवसरों के सृजन के लिए इन सभी 9 प्राथमिकताओं के आधार पर आगामी बजट तैयार करने एवं क्रियाकलापों को निर्धारित करने की बात वित्त मंत्री ने कही है। ये जो 9 प्राथमिकताएं हैं ना, इसको देख लेते हैं। पहली है कृषि में उत्पादकता और अनुकूलिता लाना। दूसरा है रोजगार और कौशल प्रशिक्षण को बढ़ाना। तीसरी है समावेशी मानव विकास, संसाधन और सामाजिक न्याय को भी आगे बढ़ाना। चौथा है विनिर्माण एवं सेवा प्रस्तुत करना। पांचवा है शहरी विकास को बढ़ाना। छठवां है ऊर्जा संरक्षण या सुरक्षा करना। सातवां है बुनियादी ढांचे और संरचना का निर्माण करना। आठवां है नवाचार, अनुसंधान और विकास को बढ़ाना। नौवां है अगली पीढ़ी के सुधार के साथ ये 9वां प्राथमिकताएं थी। इन्हीं प्राथमिकताओं के अनुरूप सरकार की विभिन्न नीतियों एवं योजना का उल्लेख अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने किया था। किसानों की खेती बाड़ी के लिए कृषि और बागवानी की 32 फसलों की 109 उच्च पैदावार वाली किस्में जारी करना भी इस बजट में शामिल था। सब्जी उत्पादन क्लस्टर विकसित करना, कृषि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना लागू करना, उपज के संग्रहण, भंडारण और विपणन सहित सब्जी आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए किसान उत्पादक संगठनों, सहकारी समितियों और स्टार्टअप को बढ़ावा देना इसमें फोकस था। अगले 2 वर्षों में पूरे देश में 1 करोड़ किसानों को प्रमाण पत्र और ब्रांडिंग द्वारा सहायता देकर प्राकृतिक कृषि शुरू करने की घोषणा की है। तो हम अगले 2 वर्षों में 1 करोड़ ऐसे किसानों को तैयार करेंगे जो प्राकृतिक कृषि शुरू कर देंगे। 10,000 आवश्यकता आधारित जैव आदान संसाधन केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। में इस बजट में झींग खेती, प्रसंस्करण और निर्यात के लिए नाबार्ड के माध्यम से वित्त पोषण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। झींगा खेती की बढ़ाने के लिए और जो प्रसंस्करण और निर्यात के लिए जो प्रमुख चीजें हैं उनके लिए नाबार्ड वित्त पोषित करेगा। 3 वर्षों में किसानों और उनकी जमीन को शामिल करने के लिए डीपीआई 400 जिलों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण भी करेगा। 5 राज्यों में जन समर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना इस लक्ष्य इस बजट में रखा गया है। औपचारिक क्षेत्रों में कामगारों के रूप में शामिल होने वाली सभी नव नियुक्तों को 1 माह तक वेतन 3 किस्तों में प्रदान करना आदि इन बजट घोषणाओं में शामिल था। रोजगार संवर्धन के लिए एक नई योजना के तहत एक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए ईपीएफओ के लिए नियोक्ताओं के अंशदान के रूप में 2 वर्षों तक 3,000 प्रति माह की प्रतिपूर्ति कौन करेगी? सरकार द्वारा की जाएगी। एक नई योजना चालू की गई है जो रोजगार संवर्धन के लिए है, अर्थात रोजगार को बढ़ाया जाएगा। इसके लिए सरकार 2 वर्षों तक 3,000 प्रति माह प्रतिपूर्ति प्रदान करेगी अंशदान के रूप में। मतलब कर्मचारी का भी रुपया जोड़ेगा और उसमें कुछ सरकार भी अपना अंशदान करेगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश को शामिल करते हुए प्राकृतिक संपदाओं से समृद्ध पूर्वी भाग के चहुमुखी विकास के लिए पूर्वोदय नामक योजना की घोषणा वित्त मंत्री ने बजट भाषण में की है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार हेतु इंडिया पेमेंट्स बैंक की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित करने का प्रस्ताव है। तो इंडियन पेमेंट्स बैंक है ना, उसकी 100 से अधिक शाखाएं और स्थापित की जाएंगी। कहाँ? पूर्वोत्तर क्षेत्र में, नॉर्थ ईस्ट में। और इसी बजट में एक योजना थी पूर्वोदय योजना, जो चहुमुखी विकास के लिए है, जो
किन राज्यों को फोकस करेगी? बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों को शामिल करके पूर्वोदय नामक योजना की घोषणा की, जो चहुमुखी विकास करेगी। और इंडिया पेमेंट्स बैंक की 100 शाखाएं स्थापित की जाएंगी। कहाँ? पूर्वोत्तर क्षेत्र, नॉर्थ ईस्ट में। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण व शहरी इलाकों में 3 करोड़ अतिरिक्त मकानों के निर्माण हेतु प्रावधान बजट में किया गया है। तो आवास योजना जो चल रही है ना, ग्रामीण और शहरी, उसके लिए 3 करोड़ अतिरिक्त मकानों के लिए भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। देश की 500 शीर्ष कंपनियों में 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण के लिए इंटर्नशिप अवसर के प्रदान करने के लिए एक योजना की शुरुआत करने की घोषणा भी बजट में की गई है। तो जो इंटर्नशिप परियोजना है ना, इसमें क्या है, जो 500 शीर्ष कंपनियां पूरे विश्व की 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप प्रदान करने के लिए भी एक इंटर्नशिप योजना की घोषणा की है। इन युवाओं को सीएसआर निधियों के द्वारा प्रति माह 5,000 इंटर्नशिप भत्ता व 6,000 की एकमुश्त सहायता प्रदान की जाएगी। यह योजना प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 3 अक्टूबर सॉरी 3 अक्टूबर 2024 को लॉन्च की है। तो आप इंटर्नशिप ये योजना को याद रखना, 3 अक्टूबर 2024 इस डेट को ही याद रखना यार, 3 अक्टूबर 2024। बजट की अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं की बात कर लेते हैं। मुद्रा ऋणों की सीमा को उन उद्यमियों के लिए जो वर्तमान में 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करने की घोषणा की। जो मुद्रा स्कीम है ना, जो अभी तक जो हाईएस्ट पेड होता था 10 लाख तक होता था, हाईएस्ट ऋण होता था 10 लाख का, उसे बढ़ाकर 20 लाख कर दिया है। इसमें तरुण श्रेणी के अंतर्गत ऋण लिया जाएगा और पहले के ऋणों को सफलतापूर्वक चुका दिया जाएगा। पता है इसमें क्या, मुद्रा स्कीम में जो मुद्रा स्कीम चलती है ना, ये होती है शिशु, किशोर और तरुण। तरुण के तहत अब 20 लाख रुपए तक प्रदान किए जाएंगे, जो पहले 10 लाख रुपया प्रदान किया जाता था। इसमें 50,000 तक प्रदान किया जाता था, इसमें 5 लाख तक, जबकि इसमें 10 लाख तक प्रदान किया जाता था। इसमें 5 लाख तक, इसमें 10 लाख तक, अब इसको बढ़ाकर 20 लाख कर दिया है। बिहार में गया स्थित विष्णुपद मंदिर व बोध गया में महाबोधि मंदिर को भी विश्व स्तरीय तीर्थ स्थल का पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इसी बजट में 2 मंदिर, एक है गया में स्थित विष्णुपद मंदिर और एक है बोध गया में महाबोधि मंदिर को विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित किया जाएगा। राजगीर के धार्मिक महत्व को देखते हुए उसके समग्र विकास हेतु पहल करने नालंदा विश्वविद्यालय की महत्ता के अनुरूप नालंदा को एक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा भी बजट में की गई है। तो आप ये याद रखना बजट में क्या क्या घोषणा की जा रही है। अगले 10 वर्षों में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 5 गुना बढ़ाने पर जोर देते हुए 1,000 करोड़ के उद्यम पूंजी निधि की व्यवस्था करने की बजट में घोषणा की है। हमारे जो अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था है उसको बढ़ाना है कितना, 5 गुना। उसके लिए 1,000 करोड़ रुपए की निधि पे भी प्रदान की गई है, मतलब निधि फंड प्रदान किया गया है। उल्लेखनीय है कि उपरोक्त सभी बजटीय घोषणाएं शुरू में ही घोषित 9 प्राथमिकताओं के अंतर्गत की जा रही हैं। तो इतना जरूर याद रखना, हमारी जो बजट में 9 प्राथमिकताएं हैं, उसी के अंतर्गत सारी घोषणाएं की जा रही हैं। प्राथमिकता कितनी थी? 9। एक अन्य घोषणा के तहत माता पिता और अभिभावकों द्वारा अवयस्क मतलब जो बच्चा एडल्ट नहीं हुआ है, बच्चों के लिए अंशदान हेतु पीएम वात्सल योजना शुरू करने का बजट में प्रस्ताव किया गया है, जिसे 18 सितंबर 2024 को शुरू कर दिया गया है। तो पीएम वात्सल योजना जो अवयस्क बच्चे हैं उनके लिए है और इसे 18 सितंबर 2024 को ही शुरू कर दिया गया है। इस बजट में प्रस्तुत किया था इस योजना को। वयस्कता की आयु होने पर इस योजना को सहज रूप से एक सामान एनपीएस खाते में बदला जा सकेगा। न्यू पेंशन स्कीम है ना, उसके रूप में बदला जा सकता है। जो ये खाता जो हम अवयस्क के रूप में खोलेंगे ना, इस स्कीम के तहत, पीएम वात्सल योजना के तहत खाता खोलेंगे, उसको आगे कन्वर्ट किया जा सकता है एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम के रूप में।
बजट में ही सरकार की प्राप्तियों एवं व्यय की बात कर लेते हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान सरकार का कुल व्यय कितना होगा? कुल तो 45,000 45,000 वो 45,000 नहीं, 45,03,097 करोड़ बजट में अनुमानित किया गया था। वास्तविक व्यय बजट अनुमानों से अधिक रहा। संशोधित आकलन में 2023-24 में सरकार का कुल खर्च 44,42,542 करोड़ रुपए वास्तविक हुआ है। जो हमने 2023-24 जो सर्वे हुआ उसमें हमने अनुमान लगाया था 2023-24 में। ये हमारा फाइनेंशियल चल रहा है 2024-25। हमने 2023-24 में अनुमान लगाया था 45 लाख करोड़ का खर्च होगा, लेकिन जब वास्तविकता देखी गई तो ये पाया गया 44,42,542 करोड़ रुपए। 2024-25 के दौरान कुल व्यय और भी अधिक होगा। कितना होगा? 48,20,512 करोड़ नए बजट में प्रस्तावित किया गया है। अनुमान लगाया है जो हमारा अगला बजट होगा, जो अगला कुल व्यय होगा 2024-25 के लिए 48,20,552 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार का यह अब तक का सबसे बड़ा बजट 2023-24 के दौरान हुए कुल व्यय रुपए 44,42,542 करोड़ रुपए से 3,77,970 करोड़ रुपए अधिक है। देख रहे हो, जो 2023 में कुल व्यय था वो था 44 लाख के आसपास, 44.5 लाख, और जो व्यय होगा वो होगा 48,20,512 करोड़ रुपए की अनुमानित राशि अनुमानित किया गया है। 2024-25 के लिए प्रस्तावित 48,20,512 करोड़ रुपए की व्यय में कुल व्यय में रुपए 37,09,401 करोड़ रुपए राजस्व खाते में हुआ 11,11,111 रुपए करोड़ रुपए पूंजी खाते में व्यय होने का अनुमान है। जो हमारा ये कुल व्यय है ना 48,20,000 करोड़ रुपए, इनमें सबसे ज्यादा खर्च कहाँ होगा? राजस्व खर्चा। राजस्व खर्चा कितना होगा? 37,09,401 करोड़ रुपए। जबकि पूंजी खाते व्यय की बात की जाए तो ये होगा 11,11,111 करोड़ रुपए। तो दोनों के यदि परसेंटेज देखा जाए तो ये है 1/4, ये हो 3/4, अर्थात 76% राजस्व खाते में खर्चा होगा और 23% पूंजी खाते में। 2024-25 के दौरान 37,09,401 करोड़ रुपए राजस्व व्यय के ब्याज भुगतान हेतु 11,62,940 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। जो हमारा राजस्व व्यय है ना, ये उसमें ब्याज भुगतान ही कितना हो रहा है जितना हमारा पूंजी खाता व्यय होता है। कितना ये पूंजी खाते व्यय कितना रखा गया? 11,11,111 करोड़। जबकि हमारा ब्याज कितना भुगतान किया जाएगा? 11,62,940 करोड़, अर्थात पूंजी खाते से भी अधिक। इतना तो हम ब्याज ही भर रहे हैं। ये ब्याज आता है राजस्व व्यय के अंदर। 2024-25 में सरकार की कुल व्यय 48,20,512 करोड़ रुपए के प्रस्तावित व्यय की आपूर्ति 31,29,200 करोड़ रुपए। कुल प्राप्तियों इतना बताया जा रहा है कि हम राजस्व प्राप्तियों से प्राप्त करेंगे। शेष रुपए हम पूंजीगत प्राप्तियों से प्राप्त करेंगे। पूंजीगत प्राप्तियां कितनी होगी? 16,91,312 करोड़ रुपए। जबकि राजस्व प्राप्तियां 31,29,200 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्त करेंगे। हमारा राजस्व व्यय कितना है? 48,20,000 करोड़। और यदि हमें प्राप्त भी तो होगा, कुल प्राप्ति भी तो होगी, तो राजस्व प्राप्ति होगी 31,29,200 करोड़ रुपए, जबकि हमारी पूंजीगत प्राप्तियां होगी 16,91,312 करोड़ रुपया। केंद्रीय राजस्व एवं व्यय की बात कर लेते हैं। कौन कहां से कितना रुपया आ रहा है? तो रुपया कहां से आता है? टोटल की बात करते हैं, परसेंटेज की। ये परसेंटेज दिया गया है। सबसे ज्यादा हम उधार
और अन्य देयताएं। उधार लेते हैं कितना, 27 पैसे या 27%। उसके बाद हमारा आता है रुपया कहां से, आयकर से, इनकम टैक्स से कितना, 19%। उसके बाद हमारा आता है जीएसटी से कितना, 18%। उसके बाद हमारे निगम कर से। तो आप इन तीनों को याद रखना। सबसे पहले इनकम टैक्स, उसके बाद जीएसटी, उसके बाद कॉरपोरेशन टैक्स, ऐसा इसका क्रमबद्ध रूप है। सबसे ज्यादा इनकम टैक्स से पे आता है, उसके बाद जीएसटी से, उसके बाद निगम कर से। आपको ये क्रोनोलॉजी में पूछ लिया जाएगा, आप इसको क्रमबद्ध करिए और अन्य को छोड़ो, तीन ही को याद कर लो। और यदि बात की जाए ओवरऑल, यदि सबसे ज्यादा बात की जाए तो उधार, जो हम उधार लेते हैं ना ऋण के रूप में, वो सबसे ज्यादा है। इन तीनों को याद रखना और इसको। और रुपया जाता कहाँ है, जाता कहाँ है रुपया, तो सबसे ज्यादा रुपया जाता है कहाँ, करों और शुल्कों में, जो राज्य का हिस्सा है उसमें सबसे ज्यादा। फिर उसके बाद ब्याज अदायगी, हमारे ब्याज कितना भरा है इस साल, लगभग 11 लाख करोड़ रुपया, अर्थात 11,62,000 करोड़ रुपया हमने ब्याज भुगतान ही किया है इस साल 2023-24 में। और केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, तो हमें ये तीन ही याद करना है। जो राज्य का हिस्सा है वो स्टेट, सबसे ज्यादा स्टेट को, उसके बाद इंटरेस्ट, ब्याज, इंटरेस्ट, उसके बाद सेंट्रली सेक्टर जो स्कीम होती है केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम, उसमें तीनों को याद रखना कहाँ सबसे ज्यादा रुपया जाता है। तो सबसे ज्यादा रुपया जाता है राज्य का जो हिस्सा है, राज्य का जो हिस्सा है उसमें, उसके बाद इंटरेस्ट में, उसके बाद सेंट्रली सेक्टर जो स्कीम है उसमें। इतना ऐसे रुपया जाता है। रुपए 31,29,200 करोड़ रुपए की जो राजस्व प्राप्ति हुई है, उनमें 25,83,499 करोड़ रुपए कर राजस्व है, जो हमारे जो टैक्स है वो है। तथा शेष 5,45,701 करोड़ रुपए कर भिन्न नॉन टैक्स। जो 31 लाख करोड़ है उनमें से टैक्स का कितना है, 25,83,000 करोड़, और ये है नॉन टैक्स। नॉन टैक्स में कितना, 5,45,000 करोड़ रुपए जो कुल पूंजी प्राप्तियां हैं। कितना है पूंजी प्राप्तियों में, 16,91,000 करोड़ रुपए। उनमें से 28,000 28,000 करोड़ रुपए की वसूली हम ऋण के रूप में करते हैं, जबकि 16,13,000 करोड़ रुपए की हम उधारी लेते हैं। जो हमारी पूंजीगत प्राप्तियां होती है ना, उसमें लगभग 28,000 तो हम, जो हम ऋण प्रदान करते हैं ना उसका ब्याज प्राप्त होता है। ब्याज प्राप्त, ब्याज नहीं, सॉरी, एक मिनट, ब्याज तो उसमें जोड़ते हैं किसमें, राजस्व में। पूंजीगत प्राप्तियों में होती है जो हम ऋण प्रदान करते हैं, जो वापस हो जाता है। जैसे हमने किसी स्टेट को ऋण दिया, वो वापस हो गया, रिकवरी हो गई, तो उसको हम ऋण वसूली के रूप में मानते हैं। ये पूंजीगत प्राप्तियों में आता है। तो ये है 28,000 करोड़ रुपया। और जबकि हम उधार कितना लेते हैं, 16 लाख करोड़ रुपए। इसी से तो हम ब्याज देते हैं जो राजस्व खर्चे के रूप में आता है, 11,60,000 करोड़ रुपए। सार्वजनिक उपक्रम में हम जो डिस इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, मतलब हम बेचते हैं अपनी हिस्सेदारी। जो हमारी सार्वजनिक उपक्रम है, सार्वजनिक कंपनी है, सरकारी कंपनी है, उनका डिस इन्वेस्ट करना मतलब हमारे उसकी जो साझेदारी है, जो हिस्सा है उसका बेचना। उससे हम कितना प्राप्त करेंगे, इसमें अनुमान लगाया 50,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य प्राप्त किया है। ये कुल पूंजीगत प्राप्तियों में ये आता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में विनिवेश से 51,000 करोड़ रुपए के जुटाने का लक्ष्य था, किंतु संशोधित अनुमानों में यह प्राप्तियां 33,000 करोड़ ही प्राप्त हो सकी। हमने 2023 में अनुमान लगाया था कि विनिवेश से हम 51,000 करोड़ रुपए प्राप्त कर लेंगे, जबकि प्राप्त कितना हुआ, 33,000 करोड़। प्राप्तियों एवं व्यय के इन अनुमानों में 2024
25 में राजस्व घाटा 5,80,201 करोड़ रुपए का अनुमान बजट लगाया है। हमारा राजस्व घाटा कितना होगा? 5,80,201 करोड़ रुपए, ऐसा अनुमान लगाया जाए, जो जीडीपी का 1.8% होगा। पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए दिए जाने वाले अनुदानों को राजस्व व्यय में से घटाने के पश्चात प्रभावी राजस्व घाटा प्राप्त होता है, जो होगा 1,89,423 करोड़ रुपए, जो हमारी जीडीपी का 0.6% होगा। जो प्रभावी राजस्व घाटा है ना, जो हम गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को पूंजी देते हैं, वो अपने कुछ राजस्व के रूप में रुपया देते हैं, वो पूंजीगत पूंजीगत परिसंपत्तियों में लगा देती है, तो उसको घटाने पर, राजस्व घाटे से उसको घटाने पर इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट प्राप्त होता है। 2023-24 में राजस्व घाटा जीडीपी का 2.9% रहने का अनुमान है। हमारा राजस्व घाटा कितना रहने का अनुमान है? 2.9%। जबकि ये जब संशोधित किया गया तो यह निकला कितना? 2.6%। 2024-25 में राजकोषीय घाटा, फिजिकल डेफिसिट कितना रहने का अनुमान है? 16,13,312 करोड़ रुपए, और जो होगा जीडीपी का 4.9%। 2023-24 में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 5.9% तक रखने का लक्ष्य बजट में निर्धारित किया गया था, जो संशोधित आकलन में 5.6% का अनुमान है। जो 2023-24 में कितना रखा गया था? 5.9%, जबकि रहा कितना है? 5.6%। तो आप इसको याद रखना यार, जो हमारा 2023-24 में फिजिकल डेफिसिट कितना? 5.6%, और 2024-25 के लिए अनुमान कितना लगाया? 4.9%। ये हमारे जो ये सारणी दी गई है, इसमें कुछ ये दिए गए हैं, कितना कौन से मदों पर व्यय होगा। ब्याज में कितना? 11,62,940,000 करोड़ रुपए। तो बस आप इतना ब्याज को ही याद रखना, सारी याद नहीं रख सकते, किसको कहाँ कितना प्राप्त हुआ। हाँ, ये जरूर याद रख लेना, ये जो सारणी दी गई है ये इंपॉर्टेंट है। आता कहाँ से? इनकम टैक्स से, उसके बाद जीएसटी से, उसके बाद कॉर्पोरेशन टैक्स से, निगम कर से। जाता कहाँ सबसे ज्यादा? स्टेट को जाता है, जो उसका हिस्सा है, उसके बाद इंटरेस्ट पर जाता है, उसके बाद सेंट्रल सेक्टर स्कीम पर जाता है। इसको मत याद रखना यार, नहीं याद रख सकते हो। 2024-25 का प्राथमिक घाटा जीडीपी का कितना रहा? 1.4% अनुमानित किया गया है। जो प्राथमिक घाटा होगा जीडीपी का कितना होगा? 1.4%, यह अनुमान लगाया गया। पिछले वर्ष 2023-24 में यह जीडीपी का 2.3% था, जो अब जाकर कितना रहेगा? 1.4%। 2023-24 में तक कितना था? 2.3%, और अब अनुमान लगाया गया है 1.4% का। संशोधित अनुमानों में यह जीडीपी का 2.0% रहा। हाँ, 2023-24 में जो 2.3% था, ये अनुमान था, लेकिन जब संशोधन किया गया तो ये निकला कितना? प्राथमिक घाटा 2.0%, और अब लक्ष्य कितना रखा हम? 1.4% तक जाएंगे। 2024-25 में बजट में जो सब्सिडी प्रदान की जा रही है उसकी कुल बात कर लेते हैं। कुल सब्सिडी कितनी होगी? 4,28,422,000 हम किसे प्रदान करेंगे? सब्सिडी के रूप में। सब्सिडी का 96% हिस्सा कहाँ जाएगा? खाद्य उर्वरक में, उसके बाद पेट्रोलियम में, उसके बाद ब्याज भुगतान पर खर्च होगा, जो सब्सिडी है, जिसमें खाद सबसे ज्यादा, उसके बाद उर्वरक, उसके बाद ब्याज भुगतान। तो हमको ये याद नहीं करना, इसके आंकड़े याद नहीं करने, कौन किसको कितना प्रतिशत। हाँ, सबसे ज्यादा फूड में, उसके बाद फर्टिलाइजर में, उसके बाद इंटरेस्ट में। बस ये देख लो कहाँ सब्सिडी का सबसे ज्यादा भाग जाता है। ये हमारी कुछ योजनाएं हैं जो रुपया प्रदान किए गए हैं। तो सबसे ज्यादा रुपया कहाँ प्रदान किया? मनरेगा को, उसके बाद स्वच्छ जीवन मिशन को, उसके बाद स्वच्छ भारत मिशन। तो ये 3 योजनाएं याद रखना।
मनरेगा, स्वच्छ जीवन मिशन, वो स्वच्छ जीवन नहीं, जल जीवन मिशन जो 2019 में इस स्कीम को चालू किया गया था। उसके बाद स्वच्छ भारत मिशन। तो ये 3 स्कीम जरूर ही याद रहनी चाहिए। सबसे ज्यादा मनरेगा को, उसके बाद जल जीवन मिशन को, उसके बाद स्वच्छ भारत मिशन को। 2024 बजट 2024 में कर अप्रत्यक्ष कर की बात कर लेते हैं। सीमा शुल्क की संरचना को तर्कसंगत व सरल बनाने के लिए इनकी दरों की व्यापक समीक्षा करने की बात बजट प्रस्ताव में है। उपभोक्ताओं व उद्योगों को राहत पहुंचाने के लिए फिलहाल इस बजट में 3 और कैंसर दवाओं की सीमा शुल्क को पूरी तरह से छूट यहाँ बजट में दी गई है, वहीं कुछ धातुओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है। जो 3 कैंसर से संबंधित दवाएं थी उनको जीएसटी से पूर्ण हटा दिया गया है। इस बजट में सोना व चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6% कर दिया गया है तथा प्लेटिनम के मामले में यह 6.4% किया गया। मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर, मोबाइल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली पर सीमा शुल्क घटाकर 15% कर दिया गया। तो आप याद रख सकते हैं किसको कितना प्रतिशत कर दिया गया है। लिथियम, कोबाल्ट, तांबा, रेयर अर्थ एलिमेंट जैसे 25 आवश्यक खनिजों को सीमा शुल्क में पूरी तरह से छूट दी गई। तो जो हमारे 25 तत्व ऐसे हैं जो बहुत आवश्यक हैं भारत की अर्थव्यवस्था के लिए, उनको पूरी तरह छूट दी गई है। सी फूड निर्यात को अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए कुछ तरह के फिश फूड व बेसिक कस्टम ड्यूटी को घटाकर 5% कर दिया गया है। ये था अप्रत्यक्ष कर की बात। देख लेते हैं प्रत्यक्ष कर की बात। सकल राजस्व जीडीपी का 11.8% हिस्सा है ये प्रत्यक्ष कर, जिसमें प्रत्यक्ष कर का हिस्सा है 6.8% और 5% है अप्रत्यक्ष कर का। जो हमारे जो ओवरऑल कर प्राप्त होता है ना पूरी जीडीपी का 11.8% है, जिसमें प्रत्यक्ष कर का हिस्सा ज्यादा है और अप्रत्यक्ष कर का हिस्सा कम है। प्रत्यक्ष कर का हिस्सा है डायरेक्ट टैक्स का 6.8, जबकि अप्रत्यक्ष कर का है 5.0। वित्तीय वर्ष 2024 में सकल राजस्व 38.40 लाख करोड़ रुपए का अनुमानित है, जिसमें 57.47% प्रत्यक्ष कर होगा, जबकि 42.53% अप्रत्यक्ष कर से संग्रह होगा। जो कर राजस्व होगा ना 38.40 लाख करोड़ रुपया होगा, जिसमें प्रत्यक्ष कर से वही ना 6.8% और 5.0% अप्रत्यक्ष कर का। यदि ओवरऑल की बात की जाए तो जो 38.4 लाख प्रतिशत प्राप्त होगा और इसमें 57% डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स 42%। देश के शीर्ष 3 राजस्व की बात की जाए तो आयकर, उसके बाद जीएसटी, उसके बाद निगम कर, वही तो हम जो ऊपर पढ़ के आए थे। सबसे ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्स, उसके बाद जीएसटी, उसके बाद कॉर्पोरेशन टैक्स। तो आपको इसकी सीरीज याद रखनी है कि इसको कितना ज्यादा प्राप्त हो रहा। हाँ, कुछ प्रस्तावित दरें की गई हैं आयकर के रूप में। इसमें 0 से 3 लाख 0% और 3 से 7 लाख 5%, 7 से 10 लाख 10%, 10 से 12 लाख 15%, 12 से 15 लाख 20% और 15 लाख से ऊपर 30%। ऐसे आंकड़े दिए गए हैं। 2/3 से अधिक करदाताओं ने नई कर व्यवस्था को ही अपनाया है। नई कर व्यवस्था में वेतनभोगी आयकर दाताओं को कुछ और राहत करते हुए स्टैंडर्ड डिडक्शन को सीमा को 50,000 से बढ़ाकर 75,000 तथा पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती 15,000 से बढ़ाकर 25,000 करोड़ रुपए कर दी, वो 25,000 रुपए बजट में कर दी गई है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना कर दिया गया? 75,000 करोड़ रुपए, जबकि पेंशन कटौती कितनी कर दी गई है? 25,000 रुपए। इस नई संशोधित कर व्यवस्था से वेतनभोगी कर्मचारियों को रुपए 17,500 तक बचत आय कर में होगी। बाहरी पूंजी निवेश आकर्षित करने के लिए विदेशी कंपनियों के भारत में प्रवेश को बढ़ावा मिलेगा। कैपिटल गेन टैक्स संरचना में किए गए एक परिवर्तन के तहत अब कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों पर शॉर्ट टर्म गेम शॉर्ट टर्म गेन्स होता है उस पर 20%, जबकि सभी वित्तीय व गैर वित्तीय परिसंपत्तियों पर लॉन्ग टर्म गेन्स कितना 12.5% की दर से लगेगा। तो शॉर्ट टर्म होता है जो 1 साल से पहले का
जो तुमने गेन किया है, लाभ प्राप्त किया है। और लॉन्ग टर्म वो होता है जो 1 साल के ऊपर जो तुमने लाभ प्राप्त किया है। तो जो 1 साल से ऊपर का होगा लॉन्ग टर्म, वो 12.5% होगा, जबकि शॉर्ट टर्म वाला जो 1 साल से कम का है 20% होगा। रियल एस्टेट के क्रय विक्रय पर कैपिटल गेन की गणना के लिए इंडेक्सन इंडेक्सन इंडेक्सेशन की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। अब पुरानी संपत्ति बेचने पर होने वाले लाभ सीधे ही 12.5% कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। जो पहले था ना इंडेक्सेशन व्यवस्था, उसको खत्म कर दिया गया। अब कोई भी पुरानी संपत्ति हो, उसमें आपको 12.5% कैपिटल गेन के रूप में, कैपिटल गेन टैक्स के रूप में प्रदान करना होगा। सभी वर्ग के निवेशकों के लिए एंजल टैक्स को नए बजट में समाप्त कर दिया गया है। आप कितना भी जो नई स्टार्टअप कंपनियां होती है ना, उनको कितना भी रुपया प्रदान करें, आपको कोई एंजल टैक्स भरना नहीं पड़ेगा। इससे स्टार्टअप को विशेष रूप से राहत मिलेगी। एंजल टैक्स एक कर आय है जो उस समय लगता है जब कोई असूचीबद्ध कंपनी किसी निवेशक को अपने शेयरों की बिक्री उसके उचित बाजार मूल्य से अधिक मूल्य पर करती है, समझे। इससे उसको लाभ प्राप्त हो जाएगा। प्रतिभूतियों के फ्यूचर व ऑप्शन पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को दोगुना कर दिया गया है। इन कर प्रस्तावों के अलावा अपीलों में लंबित आयकर विवादों के समाधान के लिए विवाद से विश्वास 2.0 स्कीम भी लाई गई है। यह योजना 1 अक्टूबर 2024 से लागू होगी, इसको याद रखना, इस डेट को। नए वो कर न्यायाधिकरण, उच्च न्यायालयों व सर्वोच्च न्यायालयों में प्रत्यक्ष कर, उत्पाद शुल्क व सेवा कर से संबंधित अपील दायर करने की मौद्रिक सीमा को बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 60 लाख रुपए, 2 करोड़ रुपए व 5 करोड़ रुपए कर दी गई है। तो यदि आप कर न्यायाधिकरण में जाते हो तो 60 लाख करोड़ का विवाद होना चाहिए, 60 लाख का। और यदि आप उच्च न्यायालयों में जा रहे हैं तो 2 लाख वो 2 करोड़ का, जबकि सर्वोच्च न्यायालय में जा रहे हैं तो आपको 5 करोड़ का विवाद होना चाहिए। बजट के महत्वपूर्ण तथ्य की बात कर लेते हैं कुछ, थोड़ा आज देखेंगे, बकाया कल देखेंगे। नियमित केंद्रीय बजट 2024 में रक्षा मंत्रालय को सबसे ज्यादा 6.22 लाख करोड़ रुपए आवंटित किया गया, जो सभी मंत्रालयों की व्यय का सर्वाधिक है। कितना? 12.9%। और पूंजीगत व्यय के लिए 11.11 वो 11,11,011 सॉरी, पूंजीगत व्यय कितना? 11,11,111 करोड़ रुपए का प्रावधान, जो जीडीपी का 3.4% है। पूंजीगत व्यय को याद रखना, कितना? 3.4%। बजट में 2024-25 में सरकार का कुल व्यय 48.20 लाख करोड़ प्रस्तावित है, जिसमें पूंजीगत व्यय का 23% है। घरेलू उत्पादन, रिसाइकलिंग और ओवरसीज अधिग्रहण हेतु बजट में क्रिटिकल मिनरल मिशन की घोषणा की गई है। तो आप इतना याद रखना, क्रिटिकल मिनरल मिशन, वो क्रिटिकल मिनरल मिशन की भी घोषणा की गई है। तो आज और देख लेते हैं, देखें या ना देखें। अगला, राज्यों को अवसंरचना निवेश में सहायता के लिए 1.5 लाख करोड़ की दीर्घावधि ब्याज रहित, ब्याज नहीं देना पड़ेगा, ऋण का प्रावधान किया गया। कितना? 1.5 लाख करोड़ का अवसंरचना निवेश के लिए है। चेन्नई शहरों में 100 साप्ताहिक हाट, मतलब बाजार, राष्ट्रीय फूड हब का निर्माण किया जाएगा। 2024-25 में ही सरकार का राजकोषीय घाटा 4.9% तथा प्राथमिक घाटा जीडीपी का 1.4% रहने का अनुमान है, जबकि 2023-24 में ये कितना था? 5.6%। और ये कितना था? 2.0%। 9 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्वोदय योजना चालू की गई है। हाँ, यूपी नहीं है, इतना याद रखना। ना मध्य प्रदेश है, इतना याद रखना। ना उत्तराखंड है, इतना याद रखना। जो पूर्व के क्षेत्र हैं, जैसे बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इनके लिए पहली बार औपचारिक क्षेत्र में काम करने पर आने वाले कर्मचारियों के लिए 1 माह का वेतन प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के तहत सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा, जो अधिकतम 15,000 रुपए होगा। स्वदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों के विद्यार्थियों के लिए
10 लाख तक जो उच्च शिक्षा ऋण के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख छात्रों को ई वाउचर उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसमें ऋण राशि का 3% ब्याज भुगतान करना होगा। अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के अगले 10 वर्षों में 5 गुना विस्तार के लिए 1000 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड की व्यवस्था की गई है, ताकि जो अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था और बढ़ सके। कितनी? 5 गुना विस्तार करना इसका उद्देश्य है अगले 5-10 वर्षों में। जनजातीय समुदाय की स्थिति में सुधार के लिए एक नई प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम योजना की शुरुआत की गई है। इसके लिए 63,000 गांवों को इसके दायरे में लाकर 5 करोड़ जनजातीय लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। इस योजना के नाम याद रखना, प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्रामीण योजना। इसमें 63,000 गांव को कवर किया गया है। इस योजना को प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 अक्टूबर, जब गांधी जयंती होती है, 2 अक्टूबर 2024 को कहां से? झारखंड के हजीराबाद से लॉन्च किया गया। इस डेट को याद रखना, पूछा जा सकता है। अवयस्क बच्चों के लिए एक नई पेंशन योजना जिसका नाम है वात्सल की घोषणा की गई है, जो लागू हो चुकी है। ये सितंबर में लागू हो चुकी थी, सितंबर 2024 में। अवयस्क की वयस्कता की आयु प्राप्त होने पर इस योजना को स्वतः ही एक सामान्य नेशनल पेंशन स्कीम में बदला जा सकेगा। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को आगे और प्रोत्साहित करने की घोषणा की है। योजना के तहत 1.28 करोड़ से अधिक पंजीकरण किए गए हैं। 100 शहरों में या उसके आसपास निवेश हेतु तैयार प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 12 औद्योगिक पार्कों की मंजूरी प्रदान की गई, इसका निर्माण 10 राज्यों में किया जाएगा। कितने? 12 औद्योगिक पार्क। कितने? 10 राज्यों में। खनिजों के घरेलू उत्पादन, रिसाइकलिंग और विदेशों में खनिज निर्माण का अधिग्रहण करने के लिए महत्वपूर्ण खनिज मिशन की भी शुरुआत की गई है। तो हम कल देखेंगे आर्थिक समीक्षा को। तो आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।